हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व पेपर। और हम डिस्कस कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर सन 2020 सेट नंबर 3। कौन सा? सेट नंबर 3। तो इस तरह से आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और आपका जो सेक्शन ए का पोर्शन है वो समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका सेक्शन बी। क्या चल रहा है? सेक्शन बी। और जिसमें हम 11वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सा? 11वां क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि 11वें क्वेश्चन में क्या होता है। यानी कि इंटरमीडिएट के बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि हमारा पहले क्वेश्चन पे कौन सा आता है, दूसरे पे क्या आता है, तीसरे पे क्या आता है, चौथे पे क्या आता है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सब का आपको टाइटल अपने दिमाग में होना चाहिए कि किस क्वेश्चन पर कौन सा प्रश्न आता है। ठीक है, यदि आपको ऐसा याद होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह समझ जाओगे और बहुत ही अच्छी तरह से उसको कर सकते हो। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 11वां क्वेश्चन। और 11वां क्वेश्चन क्या है आपका? 11वां क्वेश्चन है आपका बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि स्टोरी। किसका है? स्टोरी, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 10 नंबर का। इसलिए इसको करना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए तो आपने काफी समय वेस्ट किया है, काफी तैयारी की है, क्योंकि जो हमारा न्यूज़ सीरीज 28 मार्च चल रहा है उसमें हमने आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो आप स्टोरी बनाना सीख चुके होंगे मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हमने छोटी स्टोरी शुरू की, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अब आपकी वो स्टोरी चल रही है उसमें जो इंटरमीडिएट में आती हैं। ठीक है, और आज हम कौन सी देखेंगे? जो इंटरमीडिएट में आ चुकी है, आज हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसको समझना है बहुत ही अच्छी तरह से और आप स्वयं भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि हमने आपको इसके बहुत सारे नियम आपको बताए हैं, बहुत सारे रूल लिखाए थे, आपने सबको पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से, आपके दिमाग में होगा सब कुछ कि क्या करते हैं कि हमें स्टोरी को देख के घबराना नहीं चाहिए। पहली बात यानी कि स्टूडेंट क्या करता है, अरे यार स्टोरी आ गई, अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, 2 शब्द पढ़े नहीं, बहुत हार्ड है, अब कैसे बनेगी? अब कुछ नहीं हो सकता। 2-4 वर्ड मीनिंग याद होंगे, वो भी दिमाग से निकल जाएंगे। लेकिन हमने आपसे कहा था कि आपको स्टोरी को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है और उसको क्या मानना है? अजी उसको कुछ मानना है कि ये कुछ वाक्य लिखे हुए हैं 4-6 जिनकी हमको अंग्रेजी बनानी है। पहले हमको वाक्य को पहचानना है, पहचानने के बाद उसका टेंस निश्चित करना है, टेंस निश्चित करने का उसको फिर तोड़ना है और तोड़ के उन शब्दों की जैसे हमने तोड़ा है उनकी अंग्रेजी लिख देनी है। यही करना है ना? उसके बाद यदि कोई शब्द आपको उसमें परेशान करता है, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? उसको अपने शब्द में बदलकर उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे। फिर भी नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? उसका उसी मीनिंग में अंग्रेजी बना दोगे। यानी कि एग्जाम में यदि वो उसके नंबर प्लस नहीं करेगा तो उसको ना करने पर नंबर काटेगा नहीं आपके। मान लीजिए अब उसने हिसाब लगाया कि आपकी स्टोरी पे आपको 6 मार्क्स देने चाहिए। ठीक है, तो यदि आपने उसको लिख दिया है तो वो 7 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है। और यदि आपने उसको छोड़ दिया है, यानी जितने आपके उसमें कठिन वर्ड आए, यानी कि मान लीजिए उसमें 5-6 वर्ड आप कठिन आ गए, तो क्या करोगे? आप उनको बीच बीच में छोड़ दोगे। वो क्या करेगा? पता नहीं कैसी स्टोरी बनाई है, आधे वाक्य छोड़ दिए हैं, बीच में खाली जगह छोड़ दी हैं, ये कोई ब्लैंक मैंने दिया था, ये ब्लैंक करने के लिए कहा था उसको। यानी उसके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे और जब उसको भरी हुई जगह दिखेगी तो उसके दिमाग में ये थॉट आएगा कि हाँ, लड़के ने पूरी स्टोरी बनाई है। 2-4 वाक्य आपके देखेगा, ये मत सोचो कि आपके वाक्य को बहुत अच्छी तरह से पूरी स्टोरी को पढ़ेगा, अच्छी तरह सोचेगा कि इसने ये नियम फॉलो किया है कि नहीं किया, वो नियम फॉलो किया है कि नहीं किया। वो 2-3 सेंटेंस को बड़ी अच्छी तरह से देखेगा, बाकी वो अपने सेंस के आधार पर 8-9 नंबर आपको दे देगा। 10 तो नहीं देगा, लेकिन 8 या 9 नंबर आपको दे देगा। अगर 3-4 सेंटेंस आपके सही जाते हैं तो मान लीजिए आपको वो 10 मार्क्स भी दे सकता है। यदि मान लो 3 सेंटेंस उसने चेक किए उसने आपके और तीनों सेंटेंस उसको बहुत बढ़िया स्पेलिंग सही दिखे तो आपको वो 10 मार्क्स भी दे सकता है। और उनमें गलतियाँ आई तो वो फिर पूरी स्टोरी को दोहराएगा कि कितनी गलती हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? बहुत ही सही बनाने की कोशिश करना है। किसी वर्ड को नहीं आता है तो उसका वसीम बना दोगे, बट छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जहाँ समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं स्टोरी को बनाना। तो देखिए
क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2020 सेट नंबर 3, यानी कि जो तीसरा सेट है वो भी अब खत्म होने की कगार पर है, कह सकते हैं ना। ठीक, तो इसमें हम पार्ट डिस्कस करेंगे आपका 6वां और सेक्शन चल रहा है आपका बी, क्योंकि जो स्टोरी जो आती है सेक्शन बी में ही आती है। क्वेश्चन जो है आपका 11वां है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी जो कुछ आपको दिया हुआ है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। क्या करना है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, बाकी को पढ़ना है, फिर पहचानना है और फिर तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी लिख देनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्वामी विवेकानंद देश के महान सपूत थे। क्या थे? महान सपूत थे। अब आप क्या कहोगे? पहले तो हम इसको देखें, था थी थे आ रहा है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अक्सर स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं कि थे शब्द आए तो वर्ड लगाते हैं और था शब्द आए तो वाज लगाते हैं, लेकिन इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ वर्ड क्या होते हैं, स्टोरी का जो नियम होता है वो सेंस पर चलता है, स्टोरी के भाव पर चलता है। जैसे कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ स्वामी विवेकानंद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब जो कुछ भी इसमें आएगा, जैसे कि मान लो उन्होंने आ गया, यानी उन्होंने अच्छे कार्य किए, मान लीजिए। अब उन्होंने किए, तुम क्या समझोगे? उन्होंने की तो दे होती है भाई, उन्होंने को बे बोलते हैं हिंदी में, यानी उन्होंने वे, जैसे कि देखा होगा आपने, उन्होंने को क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं, है ना। अच्छा, उन्होंने को नहीं जानते आप, लेकिन उन्होंने क्या होता है? वे होता है। आपने तोड़ लिया, अरे बे मतलब क्या होता है? दे होता है। ठीक है, ये आपने समझा। लेकिन हमने क्या बताया था कि कहानी किसके बारे में चल रही है? स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद कितने थे? एक थे। तो क्या मानेंगे इसको हम? इसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम? ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही। यानी कि जो स्टोरी का जो पोर्शन चलता है वो किस पर चलता है? वो सेंटेंस के भाव पर चलता है कि वाक्य का भाव क्या कह रहा है। ठीक है, तो इन बातों को हम बीच बीच में डिस्कस करते आएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड को ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई वर्ड हमें इसमें पढ़ने में दिक्कत हो, तो इसमें देख के साफ साफ उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात को ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कत रही हैं और हर किसी के पास पैसा नहीं है। तो मान लो अनसॉल्व्ड इंग्लिश का तो बहुत कम ही लोग खरीदते हैं, जैसे कि मैथ का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, इन सब का बहुत इस तरह खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको तैयारी कुछ उसमें ज़्यादा करना होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सब कुछ इस पर लिख देता हूँ, ताकि आपके पास अगर अनसॉल्व्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से ही सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि सेंटेंस को पढ़ते हैं, पहचानते हैं और तोड़ते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद देश के महान सपूत थे। अब क्या दिया? सपूत दिया है। तो था थी थे की बात समझ में आ गई। चाहे थे आए या था आए, हमको बाकी कंडीशन के अनुसार क्या लगाएंगे? बाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो तोड़ेंगे, स्वामी विवेकानंद थे देश के महान सपूत, है ना। अब इसमें सपूत शब्द आ गया। अब आप सोचिए सपूत क्या होता है? क्या होता है सपूत? पता नहीं क्या होता है, ये नया वर्ड आ गया। अरे सपूत का मतलब क्या होता है? पुत्र को ही तो सपूत बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पुत्र। पुत्र बेटा, इसी को तो बोलते हैं सपूत, है ना। कपूत कहते हैं, बुरा पुत्र हो तो कपूत हो गया, अच्छा बेटा हो तो सपूत हो गया। ठीक है ना। अब आपने सपूत को क्या किया? सपूत क्या होता है? पुत्र होता है, बेटा होता है। अरे बेटा का मतलब क्या होता है? सन होता है। तो आपने पहचान लिया। इस तरह से आप शब्द को क्या करोगे? तोड़ लोगे। तो सपूत का मतलब क्या होता है? पुत्र, बेटा। अब पुत्र की अंग्रेजी आपको सबको याद होगी। अरे पुत्र मतलब सन होता है। पहचान लिया आपने। तो क्या करेंगे? स्वामी विवेकानंद बनाएंगे इसको, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, फिर थे अब महान, ग्रेट, ठीक है ना, या वर्दी कह लो आप। ठीक है ना, यानी कि महान क्या थे? योग्य थे। अगर हम योग्य शब्द कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्दी हो जाएगा। महान के लिए भी हम वर्दी लगा सकते हैं, ग्रेट लगा सकते हैं।
तो स्वामी विवेकानंद वाज ए वर्दी, ग्रेट भी लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सर ग्रेट लगाने, आप ग्रेट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद वाज ए वर्दी सन ऑफ द नेशन। नेशन में क्या होता है, राष्ट्र कह लो, देश कह लो, एक ही बात है। कंट्री माने भी देश होता है, आपको पता होगा, लेकिन नेशन जो वर्ड है वो थोड़ा अच्छा लगता है। और कंट्री की आप स्पेलिंग गलत कर सकते हैं, बट नेशन की आपसे स्पेलिंग गलत नहीं होगी, NATION बहुत ही आसानी से लिख जाती है। कंट्री की भी नहीं गलत होगी, लेकिन आप स्वतंत्र हो, चाहे नेशन लगाओ चाहे आप कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद वाज ए वर्दी सन ऑफ द नेशन, ठीक है। बन गया नहीं बन गया, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं, पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। पश्चिमी देशों में उन्होंने, तो देखो हम सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, उन्होंने, ठीक है, पकड़ लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया, क्या किया, ऊंचा, किसको ऊंचा किया, देश भारत का झंडा, कहाँ किया, पश्चिमी देशों में। बात समझ में आई नहीं आई, यानी मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, तो उन्होंने क्या लगाएंगे, आपको सर उन्होंने में तो दे होता है, लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की। किसकी, तो स्वामी विवेकानंद कितने थे, एक थे ना, तो क्या लगाएंगे, ही। करने की देखो मैंने बताया आपको, डू लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी, किया। या हम कह सकते हैं उन्होंने झंडा को ऊंचा उठाया, उठाने की उठा लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। रेज्ड है ना। आप कहोगी बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो रेज लगा लीजिए, लेकिन डिड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि उन्होंने किया, क्या किया, हाई, ऊंचा किया, क्या ऊंचा किया, भारत का झंडा, इंडियन फ्लैग। कहां पर किया, पश्चिमी देशों में, तो इन द वेस्टर्न, पश्चिम की वेस्टर्न होती है ना, वेस्टर्न कंट्री कह सकते हो या नेशन कह सकते हो, तो वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि पश्चिमी देशों में। बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं, उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। तो हम कहेंगे उनका जन्म, यानी कि वह जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, बंगाल के एक, किसमें, संभ्रांत। अब संभ्रांत शब्द आ गया, पता नहीं क्या इसका मीनिंग होगा, बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन क्या होता है, संभ्रांत होता है। मैं अगर इस शब्द का दूसरा अर्थ दे दूं तो आप बहुत ही आसानी समझ जाओगे। मैंने कह दिया समृद्ध होता है धनवान, क्या होता है, धनवान, या कह दूं समृद्ध। समृद्ध से भी आप थोड़े परेशान हो जाओगे, पता नहीं समृद्ध क्या होता है ना। मैं कह दूं धनवान, तो हम पढ़ेंगे इसको। अब देखिए, उनका जन्म कोलकाता के एक धनवान बंगाली परिवार में हुआ था। अब आप बहुत, धनवान क्या होता है, अरे रिच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा ना, या प्रॉस्पर कह दोगे, समृद्ध हो गया। तो बात समझ में आई नहीं आई, तो तोड़ लेते हैं। उनका जन्म, यानी कि ही वाज बॉर्न, वह जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, he was born in a rich Bengali family of the कोलकाता। यानी कि अब हो गया ना, हो गया, वह जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, एक धनवान परिवार में, किसके में, कोलकाता के में,
तो बताओ कोई दिक्कत? यानी बहुत ही आसानी से आप इसको तोड़ सकते हैं। तुम कहोगे हम तो इसी के बेस से बनाएंगे, तो क्या कहोगे? ही टुक बर्थ, हम चाहें तो इसकी जगह कह सकते हैं ही टुक बर्थ इन ए रिच बंगाली, या यहाँ कह सकते प्रॉस्पर्स, समृद्ध, है ना। इस तरह से हम इन शब्दों को यानी कि और ज़्यादा अच्छा बनाने की दृष्टि से, यानी कि एग्जामिनर को हम और ज़्यादा उत्साहित करने की दृष्टि से क्या करेंगे, इन शब्दों के हम और बढ़िया अच्छे मीनिंग लिख देंगे, तो जो एग्जामिनर है और ज़्यादा उत्साह, भाई वाह के वाह बहुत अच्छा किया इसने, तो बिल्कुल करेक्ट बढ़िया मीनिंग लगाया है। दिल गार्डन गार्डन हो गया, है ना, आई मीन खुश हो गया। तो इस तरह से भी आप उसको और ज़्यादा अच्छी तरह लुभा सकते हैं। बट रिच लगाया आपने, कोई बात नहीं, सही मीनिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, तो तोड़ेंगे उनका बचपन का नाम था, उनके बचपन का नाम था नरेंद्र, तो बनाएंगे हिज चाइल्डहुड, बचपन की चाइल्डहुड होती है, हिज चाइल्डहुड नेम वाज, क्या था? नरेंद्र। बताओ कोई परेशानी? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सन 2020 में ये स्टोरी आई है, बताओ आप बहुत ही आसानी से इसको बना रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, मैं तो बना रहा हूं, लेकिन आप बहुत ही आसानी से सीख रहे होंगे। यदि आपके सामने ये अगर स्टोरी दोबारा आ जाएगी तो आप इसे आंख बंद करके बना सकते हैं, क्योंकि सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। ठीक है, मेरे बनाने के बाद स्टोरी को आप 2-3 बार और बना लेना, मैं गारंटी देता हूं कि लाइफ में आप कभी भूलोगे नहीं, ये स्टोरी आपकी आंखों के सामने आई नहीं और बनी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु सन्यासी होने पर, अब क्या हुआ? वो सन्यासी हो गए। ठीक, सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। अब देखो परंतु की लगा दो पहले, बाद में जो कुछ होगा तो किंतु परंतु लेकिन क्या होता है? बट होता है। मैं आपको बता चुका हूं किंतु परंतु लेकिन क्या होता है? बट होता है। ठीक है, बट परंतु सन्यासी होने पर, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? होने पर। तो होने पर की अंग्रेजी क्या होती है? बीइंग होती है। क्या होती है? बीइंग। होने पर, क्या होने पर? सन्यासी। अब सन्यासी की देखो सेंट लगा दो, वो सेंट नहीं है तो समझ रहे हो आप कौन सी सेंट, जो लगाने वाली होती है। सेंट में साधु होता है, लेकिन आप कहोगे हम तो पूरी तरह सन्यासी की स्पेल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हर्मिट होती है आपकी, बीइंग हर्मिट, है ना। तो बीइंग हर्मिट साधु होने पर, या हम कह सकते हैं बिकम लगा सकते हैं होने की, क्या होती है? बिकम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साधु बनने के बाद, यानी कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम उस सेंटेंस को अपने अनुसार रूप दे सकते हैं, हम अपने अनुसार रूप दे सकते हैं। हम ये कहें कि परंतु सन्यासी होने के बाद, सन्यासी होने के बाद क्या हुआ था? वे विवेकानंद बन गए, तो क्या कहोगे? बट आफ्टर बिकमिंग हर्मिट, यही तो हो जाएगा। आफ्टर बिकमिंग हर्मिट, साधु बनने के बाद क्या हुआ? वे। अब वे के लिए क्या लगा दें? दे लगा दें? लगा दें? नहीं। अच्छा ठीक, नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता है कि स्वामी विवेकानंद कितने थे? एक थे। तो क्या होगा? ही। अब बनने की क्या है? देखो, बनना मतलब होता है बिकम, होना ही तो होता है। बनना मतलब क्या होता है? होना, यानी कि वो हो गए थे। और बनने की क्या है? मेक भी होती है, लेकिन हम यहाँ क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ही बिकेम, या क्या लगा सकते हैं? मेड। ही बिकेम, बन गए थे, क्या बन गए थे? विवेकानंद। वो क्या हुआ था? विवेकानंद बन गए थे। आगे
गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। अब सेंटेंस देखो, अरे यार यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अजय यहाँ तक जा रहा है। इतना बड़ा सेंटेंस, परेशान नहीं होना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढो। गुरु से शिक्षा को उन्होंने मिल गया। उन्होंने मतलब स्वामी विवेकानंद ने। पहले इसी को लिख दो ही, ठीक है। अब देखो, उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो सफल प्रयास किया, सफल मतलब क्या होता है? सक्सेसफुली, है ना। सफल एक ऑलवेज की तरह होता है। जैसे कि हमेशा शब्द आ जाए ना, सदैव या हमेशा, तो उसका मीनिंग कहाँ लगाते हैं हम? अजी सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और यदि एचबीडी हो तो क्या करते हैं? एचबी के बाद लगा देते हैं। यही तो करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? वो सफल शब्द को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। सक्सेसफुली यानी कि ही सक्सेसफुली क्या हुआ? प्रयास किया। तो प्रयास करनी क्या होती है? ट्राइड, है ना। प्रयास किया, उन्होंने सफल प्रयास किया। क्या करने के लिए? अपने जीवन में उतारने के लिए। उतारने मतलब प्राप्त करना ही तो होता है। उतारने का मतलब क्या है? अरे उतारने का मतलब क्या है? कोई चीज़ तुमने मुझे दी और मैंने उसको ले लिया। मतलब कि तुमने कोई चीज़ मुझको दी कि सर इस बात को आप हमारी मान लीजिए। आपने कहा, हमने उसको मान लिया। मान लिया मतलब क्या? हमने उसको ले लिया आपसे। तो क्या है? उतारने क्या है? टू गेट। टू क्यों लगाया? नानी ने आए, पता होगा। इन्फिनेटिव बनाते हैं, टू लगा के बनता है। आप कहो कि सर हमारा मन नहीं कर रहा टू लगाने को, हम तो इसे जीरेंट से बनाएंगे। अरे जीरेंट से बना लो तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? इसको गेटिंग कर दोगे। परेशान क्यों होते हो? ठीक है ना, यही तो करोगे आप। गेटिंग कर दिया। प्रयास की, सफल प्रयास किया। टू गेट उतारने के लिए। किसको? गुरु से मिली शिक्षा को अपने जीवन में। टू, गुरु से मिली शिक्षा क्या होती है? गुरु से मिली शिक्षा। टू गेट लर्निंग गुरु से प्राप्त। हाँ, गुरु से प्राप्त, गुरु से मिली शिक्षा को। गुरु से मिली शिक्षा को कहाँ है? टू गेट लर्निंग भी मतलब ज्ञान होता है, और नॉलेज भी मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। टू गेट द लर्निंग कह सकते हैं या नॉलेज कह सकते हैं ऑफ द गुरु, यानी कि गुरु से मिली शिक्षा को किसमें? अपने जीवन में। किसमें? अपने जीवन में। तो इन हिज लाइफ। एक बार फिर देख लीजिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। हाँ जी, तो हमने इसको तोड़ा। उन्होंने सफल प्रयास किया, ठीक है, लेने के लिए। किसको? गुरु की शिक्षा को। द गुरु ऑफ नॉलेज, टू गेट गुरु ऑफ नॉलेज, गुरु की शिक्षा को। किस में? अपने जीवन में। इन हिज लाइफ, ठीक। अगर आप कहो कि हम तो इन हिज लाइफ पहले लगाएंगे, इसको बाद में, तो बाद में ले जाइए, क्योंकि क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और जब कई सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो क्या करते हैं? अरे उसमें हम आगे पीछे उनको कर सकते हैं। अगर सजीव और निर्जीव का चक्कर है तो सजीव को पहले ले आइए, निर्जीव को बाद में ले आइए। इस तरह से कर लीजिए। तुम्हें लगता है कि हम तो निर्जीव को बाद में ही, हम तो निर्जीव को पहले लाएंगे, सजीव को बाद में ले जाएंगे, तो उसको बाद में ले जाइए। उससे पहले टू या फॉर लगा दीजिए, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर,
स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। तो देखो अब देखिए, स्वामी जी ने दी एक नई दिशा, किसके लिए? देश के लिए। तो स्वामी जी गेव ए न्यू डायरेक्शन ऑफ द नेशन। स्वामी जी ने देश के लिए एक नई दिशा दी। कैसे दी? टू कनेक्ट जोड़कर, या कैसे कह सकते हैं बाई कनेक्टिंग, हम ऐसे भी कह सकते हैं बाई कनेक्टिंग या आपको ये वर्ड पसंद है तो JOIN, बाई ज्वाइनिंग, जोड़कर, है ना। जोड़कर, किसको जोड़कर? राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से, ज्वाइनिंग द नेशन रिलीजन, नेशन रिलीजन विद, किससे? ह्यूमन रिलीजन। किससे जोड़कर? यानी कि राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर। ठीक, कहां तक हो गया? यहां तक हो गया। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान को ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। तो क्या करेंगे? उन्होंने आकर्षित किया सारे विश्व को, किससे? अपने ज्ञान से। ठीक है, किसके लिए? शिकागो नामक शहर में अमेरिका को। ऐसे ही तो करेंगे इसको। तो यहां तक पहले खींचते हैं, तो उन्होंने क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। ठीक है, और क्या है? उन्होंने आकर्षित किया, तो आकर्षित के अट्रैक्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्टोरी जो आती है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको सेकंड फॉर्म याद रखनी है। तो ही अट्रैक्टेड, उन्होंने आकर्षित किया किसको? द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को आकर्षित किया। किससे? अपने ज्ञान से, नॉलेज कह सकते हो या फिर लर्निंग कह सकते हो। ठीक है, कहां पर? इन द सिटी ऑफ शिकागो। देखो, शिकागो की मीनिंग अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाती है, इसीलिए आप इसे शिकागो ना कह के चिकागो कहा करो। क्या कहोगे इसको? चिकागो। अगर आप इसको चिकागो पढ़ोगे तो आपका मीनिंग गलत नहीं होगा। चिकागो, क्या कहोगे इसको? चिकागो, है ना। और आपने कह दिया शिकागो तो आप इसे गलत लिख दोगे, या तो फिर आप सी बना के छोड़ दोगे यहाँ पर, या फिर के बना दोगे। ठीक है, और नहीं तो यदि आपको रटा हुआ शब्द होगा तो आप आसानी से कर लोगे इसको। इसलिए आप इस मेरी बात को याद रखोगे कि क्या कहोगे? आप इसको चिकागो कहोगे। कहां पर? इन अमेरिका। बताओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको यदि मेरी बातें याद होंगी।
और यदि आप मेरी बातों को नहीं याद रखोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमारा पढ़ाना बिल्कुल बेन है, ठीक है, बेकार है। इसीलिए आपको उन बातों को याद रखना है। स्टोरी कितनी भी बड़ी आ जाए, कितनी भी कठिन आ जाए, सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। सबसे पहले उसके 2 भाग करिए, सेंटेंस के 2 भाग करिए, यानी कि फ्रेज और क्लॉज में बदलिए। फ्रेज का मतलब क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब तो होती है लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं होता है। क्लॉज क्या होता है? जो वाक्य पूरी तरह से पूरा वाक्य हो। तो अलग कर लिया। अब इसमें क्या करते हो, उस फ्रेज को आप कहीं भी फेंक दीजिए, चाहे इधर फेंक दीजिए चाहे उधर फेंक दीजिए। मेरा मतलब कहने का फेंकने से ये नहीं है कि वाक्य से निकाल कर ही बाहर फेंक दीजिए उसको, आपको बाहर नहीं फेंकना है। मतलब जो आपका मेन क्लॉज है, जो आपका मुख्य वाक्य है, या तो उसके शुरू में लिख दीजिए या फिर उसके बाद में लिख दीजिए, ठीक है। आप स्वतंत्र हो, ये नहीं है कि हमने शुरू में क्यों लिख दिया, अजी हमें तो बाद में लिखना था, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ आपको उसको अलग करना है उससे, और अलग करने से सेंटेंस इतना आसान हो जाएगा कि आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और जो वर्ड मीनिंग की कहानी है वो मैंने आपके दिमाग में पहले से ही भर दी है कि उन वर्डों को आप अपने शब्दों में कन्वर्ट करिए। जैसे कि अब मैं सपूत शब्द का मीनिंग आपसे कहता है यहाँ पर कि बताओ सपूत में से क्या होता है, तो आप सोचते हैं सपूत क्या होता है, ये पता नहीं कहाँ से वर्ड आ गया। और मैंने कह दिया कि पुत्र की अंग्रेजी क्या होती है, बेटा की अंग्रेजी क्या होती है, आपने फटाक से जवाब दे दिया सर बेटा की तो सन होती है, सर पुत्र की तो सन होती है। तो सपूत क्या विदेश से आया है? ये भी तो सपूत का मतलब तो वो पुत्र होता है, बेटा ही तो होता है। सपूत में से अच्छा बेटा होता है और कपूत में से बुरा बेटा होता है, बस इतना फर्क होता है, ठीक है ना। तो सपूत क्यों कहा गया? क्योंकि वो अच्छे थे इसलिए कहा गया ना। आपके पिताजी आपसे कहते हैं सपूत के कपूत कहते हैं, कहते होंगे जब आप मिस्टेक गलतियां करते होंगे, सो ऊधम करते होंगे तो कहते बड़ा नालायक है, बड़ा कपूत पुत्र है हमारा तो। और जब अच्छे काम करते होंगे अरे सपूत पुत्र मिला है हमको तो, ठीक है ना। तो इस बात को से भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। बट हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको आना चाहिए, बस मेरे पास यही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था। अब इसको तोड़ लीजिए। अजी उनका मतलब उसका, अब उसका कहेंगे तो थोड़ा भद्दा लगेगा, है ना, लगेगा ना। मतलब कि हम उसका कह रहे हैं, सपोज कहते हैं ना कि यू, आपने देखा होगा यू, और हम कहें कि तू, तुम और आप, तीनों का मीनिंग क्या है? यू, है ना। हमने किसी से कह दिया तू चल भाग यहाँ से, बड़ा दुख गुस्सा हो जाएगा, है ना। हमने कहा तुम यहाँ से चले जाइए, थोड़ा कम वो करेगा फिर भी खुश रहेगा। और हम कहें आप यहाँ से चले जाइए तो बड़ा खुशी खुशी चला जाएगा। लेकिन हमारा मतलब क्या था? एक ही मतलब है तीनों का, यू। बात समझे? यानी कि यू है, तू कह दो वही बात है, तुम कह दो वही बात है, आप कह दो वही बात है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या किया? सम्मान दिया। किसको? स्वामी विवेकानंद को। कहा ना उनका व्यक्तित्व, और हम कहते उसका व्यक्तित्व, थोड़ा भद्दा लगता, ठीक है। लेकिन यही हमको सेंस देखना है यहाँ पर। तो ये बात समझ गए होंगे। हाँ जी, आगे क्या है? उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य था, तो उनका व्यक्तित्व कह सकते हैं कि हिज पर्सनैलिटी, है ना। उनका व्यक्तित्व बाज था, तोड़ लें, अच्छा तोड़ लीजिए। उनका व्यक्तित्व था इतना सौम्य और आकर्षक, ठीक है ना। तो हिज पर्सनैलिटी वाज सो, ठीक। अब कितना है? सौम्य। तो सौम्य क्या है? मिल्ड हो जाएगी। एंड हम यहां पर कहें कि गुड भी कह सकते हैं। अरे मिल्ड मतलब अच्छा ही है, नहीं याद आ रहा है, यानी उनका बहुत ही अच्छा और आकर्षक था, ऐसे कह सकते हैं ना, अच्छा और आकर्षक था। तो एंड आकर्षक क्या होती है? इफेक्टिव, या फिर कह सकते हो चार्मिंग, ठीक है ना। जो वर्ड आपको सुइटेबल अच्छा लगे आप वही यूज करिए, ठीक है। तो
कैसा था, बहुत ज़्यादा चार्मिंग और मिल्ड था उनका स्वभाव। फिर कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था, दैट हर व्यक्ति मतलब क्या, प्रत्येक व्यक्ति, तो एवरी मैन वाज प्रभावित होता है, इफेक्टेड किनसे, हिम। ये मैंने पैसिव फॉर्म में बना दिया, आपको पता होगा क्योंकि बाज लगा दिया, ताथा तिथि आ रहा है, ठीक है, मैंने बाज लगाया है, फिर इफेक्टिव लगाया है, पता होगा आपको कि हमने पैसिव बना दिया है। आगे है केसरिया वस्त्र और सिर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। तो हम कहेंगे कि उनके पास एक अलग पहचान थी। उनकी पहचान थी मतलब हमने सेंटेंस को क्या करेंगे, हम अपने सेंटेंस में तोड़ेंगे। कैसे कि क्या था कि केसरिया वस्त्र और क्या है, सिर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। तो हमने कहा कि उनके पास एक अलग पहचान थी, यही करेंगे ना, उनके पास एक अलग पहचान थी। किसकी, सिर केसरिया वस्त्र और सिर पर पगड़ी की, ऐसे कहेंगे ना। तो कहेंगे ही हैड, पास या रखने शब्द आए तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यदि ये बात हम पास्ट में कहें तो किसका करते हैं, हैड का करते हैं। तो ही हैड यूनिक, ही हैड ए, चलो ए लगा देते हैं, ही हैड ए यूनिक। अब पहचान की देखो, आपको होगी सर पहचान की तो नोन होती है, या जी आप नोन लगा दीजिए, KNOWN, ठीक है। मैं कहूँ कि आइडेंटिटी कैसा रहेगा, बढ़िया है ना। तो ही हैड है यूनिक आइडेंटिटी, यानी उनकी एक अनोखी पहचान थी। किसकी, केसरिया वस्त्र, सफ्रॉन ड्रेस, और किसकी, एंड पगड़ी, टर्बन ऑन हेड, टर्बन ऑन हेड, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, विदेश से लौटने के बाद, विदेश से लौटने पर, है ना, सही है ना, सही। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, तो क्या कहोगे, लौटने पर विदेश से, ये अलग हो गया आपका, और उन्होंने देशवासियों से कहा, ये अलग हो गया, ठीक है ना। तो विदेश से लौटने पर कह सकते हैं तो ऑन लगा देंगे, और यदि हम ये कहें कि विदेश से लौटने के बाद तो क्या होगा, आफ्टर रिटर्निंग आफ्टर रिटर्निंग फॉरिजन, विदेश से लौटने के बाद क्या हुआ, ही सेड टू द कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, क्या कहा, अंग्रेजी पढ़ो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्टडी इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो, क्या कहा, अंग्रेजी पढ़ो,
परंतु, परंतु क्या होती है, किंतु परंतु, लेकिन क्या होता है, बट। अंग्रेज मत बनो, डोंट मेक इंग्लिशमैन। ठीक, आगे क्या है, कृतज्ञ राष्ट्र, ये बना दिया, परंतु ये मत बनो, आपने देखा होगा, हमने आपको लिखवाया था, इंपेरेटिव सेंटेंस आए थे कि जब वाक्य में मत शब्द आए तो शुरू में क्या लगाते हैं, अजी डोंट या डू नॉट लगाते हैं, ये बताया था हमने, आपको बातें याद होनी चाहिए बस। परंतु फिर मत की लगा दो क्या, डू नॉट, फिर बनो की क्या है, मेक, अंग्रेज की अंग्रेज इंग्लिशमैन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कृतज्ञ राष्ट्र, अब कृतज्ञ शब्द पता नहीं कैसा कहां से आ गया है ना, तो कृतज्ञ मतलब होता है एहसानमंद, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल नेशन कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं, तो क्या होगा, ग्रेटफुल नेशन स्वामी को सदैव याद करता है, तो क्या है, याद करे, करता रहेगा, गागी के आ गया तो क्या करेंगे, द ग्रेटफुल नेशन विल, द ग्रेटफुल नेशन विल, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, फिर मैं यहां पर लिख दूंगा बाद में इसको। ठीक है, ग्रेटफुल नेशन विल रिमेंबर, एक वर्ड छूट गया, यानी कि सदैव, है ना, हमने आपको बताया सदैव कहाँ होता है, या तो ये सब्जेक्ट के बाद आता है, और यदि वाक्य में एच बी दी हो तो फिर ये एच बी के बाद आता है। ठीक है, तो हमारी बिल इसमें एच बी है, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, तो विल ऑलवेज रिमेंबर, याद करता रहेगा किसको, स्वामी जी को। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कैसे, कि कृतज्ञ राष्ट्र याद करता रहेगा सदैव किसको, स्वामी जी को। ठीक है ना, टूट गया ना। अब ये वर्ड नीचे के शायद आपको यहाँ इसमें दिखाई देने दे, इसलिए मैं इन वर्डों को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, कहाँ से, इसी वाले सेंटेंस को। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यानी कि ग्रेटफुल नेशन विल ऑलवेज रिमेंबर स्वामी जी। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर आपको ये साफ दिखाई ना दे तो क्या करोगे आप, इस सेंटेंस को आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी जो सन 2020 सेट नंबर 3 में आई थी, और देखो हमने प्रत्येक वाक्य को आपको बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के समझाया है। अगर इतने पर भी नहीं समझे तो मेरे हिसाब से पढ़ना बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, पढ़ना बेकार नहीं है, पढ़ना ही बेकार है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से 2-3 बार आप इसको ऐसे इस तरह से तोड़ तोड़ के बना लेना। मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में यदि आती है तो आप इसे बहुत ही कम समय में, देखो मैंने तो यहाँ पर आपको समझा के बताया तो काफ़ी समय लग गया, बट आप एग्जाम में क्या करोगे, बहुत ही आसानी, मुश्किल से आपको इसको बनाने में 5, 6, 7 खिंच के 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको इसको बनाने में। और यदि आपको नहीं बनाना आता होगा तो आप इसको 1 घंटे में भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड मीनिंग कठिन आ गया बस वहीं पड़े रहोगे तुम। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कोई कठिन मीनिंग आता है तो नहीं रुकना है, उसके हिसाब से अंग्रेजी बना के उसको उसमें कंप्लीट करना है और आगे अगले सेंटेंस को देखना है। ऐसा नहीं कि इसको लेके ही बैठे रहो और ऐसे क्वेश्चनों को सबसे बाद में करोगे, यानी कि जब समय का पता चल जाए कितना समय हमारे पास है। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो
अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से स्टोरी को बनाया और आपकी समझ में भी आया होगा। 2-3 बार स्टोरी को इस तरह से देखोगे और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।